हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके शब्द परिचय के पार्ट 2 में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जो शब्द के प्रकार होते हैं वो 5 बेसिस पे होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था स्रोतों के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तीसरा बच गया था रचना के आधार पर, चौथा शब्द शक्ति के आधार पर और पांचवा रूपांतर के आधार पर। तो दोस्तों हम लोग इन 3 आधारों के बेसिस पे शब्द के प्रकार को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के जो कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर जो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों पहला हो जाता है रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा यौगिक रूढ़, सॉरी यहाँ पर यौगिक नहीं होगा, योग रूढ़, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 यहाँ पर मैंने प्रकार बता दी आपको रचना के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिरकार रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने परिभाषित इसको कर दिया है कि जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं, यानी कि अगर उसको खंडित किया जाए, अलग अलग किया जाए या संधि विच्छेद किया जाए अगर शॉर्ट में, तो दोस्तों उसका जो अर्थ होगा वो निरर्थक होगा, उनको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया घर, ठीक है, यानी कि होम, घर जिसको हम लोग रहते हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो मैं घर को अगर यहाँ पे दोस्तों 2 टुकड़े में अगर बांटता हूँ, घ और रा, तो देख सकते हैं घा का कोई अर्थ नहीं होता, रा का भी कोई अर्थ नहीं होता। ये तो दोस्तों बस एक व्यंजन वर्ण है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अलग खंडित कर दिया पैर शब्द को, ठीक है। तो यहाँ पर पै प्लस र, तो यहाँ पर दोस्तों पै का भी कोई अर्थ नहीं है और रा का भी कोई अर्थ नहीं है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रात शब्द लिया और यहाँ पर मैंने इसको भी खंडित किया, तो पहला र और दूसरा ता। यहाँ पर दोस्तों दोनों अक्षरों का शब्द का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिन शब्दों को खंडित करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहता उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द हम लोग किसे कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पे। तो दूसरा है दोस्तों यौगिक। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो भाई रूढ़ शब्द कौन है? रूढ़ शब्द वो है जिसको अगर खंडित किया जाए तो उसका जो निरर्थक होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो राज है इसको अगर मैं यहाँ पे खंडित कर दूंगा या पुत्र को अगर कर दूंगा तो इसका भी कोई अर्थ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा रा प्लस जा, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरीके से ये हो जाएगा पू और ये हो जाएगा त्रा, तो यहाँ पर इसका भी कोई अर्थ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसे ही शब्दों को, दोनों उसी टाइप का शब्द है, ठीक है, दोनों रूढ़ शब्द है। यहाँ पर रूढ़ शब्दों का योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो देख सकते हैं दोनों उसी प्रकार के रूढ़ शब्द हैं और उनको मिलने से यहाँ पर राज प्लस पुत्र को मैंने मिला दिया तो यहाँ पर राजपुत्र हो गया, ठीक है। उसी तरीके से पाठ भी यहाँ पर रूढ़ है, शाला भी रूढ़ है, उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया तो ये पाठशाला बन गया, ठीक है। उसी तरीके से जन्म प्लस भूमि, दोनों यहाँ पर रूढ़ शब्द है और उनको यहाँ पर जोड़ने पर ये जन्मभूमि यहाँ पर शब्द का निर्माण हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ठीक है, कि जो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अगर खंड में अगर बांटते हैं तो वो निरर्थक होते हैं, ठीक है। और वैसे ही शब्द को अगर जोड़ के एक नए शब्द का अगर निर्माण करें तो वो हो जाता है यौगिक शब्द। अब चलिए यहाँ पर तीसरे को अगर हम लोग जान लें, रचना के आधार पर जो तीसरे जो प्रकार है यहाँ पर शब्द के वो है योग रूढ़। तो विशेष अर्थ का बोध कराने वाले या फिर विशेष अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, इसको समझाकर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार योग रूढ़ क्या होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया मैंने पंकज। तो दोस्तों पंकज किसी व्यक्ति का नाम होता है जनरली हम लोगों के समुदाय में। तो चलिए मैंने पंकज को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और मैं दिखा दूं पंकज। अगर मैं किसी को बुलाता हूँ भाई पंकज जरा इधर आना, तो कोई बंदा जिसका नाम होता है पंकज वो मेरी तरफ आता है। लेकिन आखिर पंकज का जो अर्थ क्या होता है, तो भाई पंकज का अर्थ होता है, साधारण अर्थ अगर मैं बताऊं आपको तो पंक में जन्मा। पंक का मतलब क्या होता है, गीली मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, तो वहां बारिश होने के बाद जो कच्ची रोडें हैं वो मिट्टी एकदम घुल सी जाती है, उसी को हम लोग कीचड़ या फिर पंक कहते हैं। तो पंक में जन्मा। तो दोस्तों पंक में जन्मा का जो विशेष अर्थ है वो है कमल, ठीक है। कमल जो होता है वो कीचड़ में ही खिलता है, ठीक है। कमल को ही हम लोग
लोटस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये देखिए कि इसको एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि ये गंदगी में ही इतना अच्छा खूबसूरत सा फूल जन्मता है, ठीक है। उसी तरीके से दशानन, ठीक है। दशानन का मतलब जो साधारण यहाँ पर अर्थ होता है वो हो जाता है 10 मुख वाला। लेकिन आप ये बताओ कि हमारे समाज में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि 10 मुंह के साथ एग्जिस्ट करता है? तो जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं हिंदुत्व में जाऊं, हिंदू समाज में जाऊं, तो उन लोगों के मतलब इतिहास में एक 10 मुख वाला एक व्यक्ति गुजरा है, उसका नाम है रावण। तो इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ ये देगा रावण। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि रचना के आधार पर जो शब्द के 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, आपको तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शब्द शक्ति के आधार पर भी हम लोग यहाँ पर शब्दों के प्रकार को जान लेते हैं। तो पहला है वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं पहले को परिभाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो आखिरकार वाचक शब्द होते हैं वो क्या होता है? तो मुख्य अर्थ बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे वाचक शब्द, देखिए हर किसी का दोस्तों शक्ति होता है, पावर होता है, उसी तरह वर्ड में भी, शब्द में भी शक्ति होती है कि आखिर सामने वाले को कहे जाने पर वो किस ढंग से प्रभावित कर रही है। उसी तरीके से यहाँ पर शब्द में भी शक्ति है। उसी के बुनियाद पर यहाँ पर दोस्तों वाचक, लक्षक और व्यंजक नाम दे दिया गया और इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया इनके शक्ति के आधार पर। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि मुख्य अर्थ बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। वाचक शब्द की जो शक्ति होता है उसका नाम है अभिधा। अभिधा दोस्तों यहाँ पर ये जो मैं लिखा हूँ अभिधा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गाय, गाय क्या है? एक पशु का नाम है, एक पशु विशेष का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये मुख्य अर्थ बता रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगर सूरज, तो सूरज क्या है? एक ऐसा तारा है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुख्य अर्थ बताया। चलिए इसमें तो कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं थी। अब चलिए आते हैं लक्षक में। तो दोस्तों अपने अर्थ के समान गुण का बोध कराने वाले शब्द को लक्षक कहते हैं, ठीक है। और इस जो लक्षक का जो शब्द शक्ति होता है उसको हम लोग लक्षणा कहते हैं, यानी कि इसकी जो पावर है उसको हम लोग लक्षणा का नाम दे देते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं। जैसे कि राम उल्लू है, ठीक है। तो राम उल्लू है, इसका जो अर्थ हुआ, गुण हुआ, वो क्या हुआ, ठीक है। तो राम उल्लू इसका मतलब कि अगर मतलब है अनेक अर्थों के लिए एक शब्द जो पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक वाक्य लिखा रहता है और उसके मुताबिक यहाँ पर एक अर्थ दिया रहता है शॉर्ट में। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर अपने अर्थ के समान गुण का बोध कराता है, ठीक है, अपने अर्थ के समान, ठीक है। तो राम उल्लू है, तो भाई राम उल्लू इसका मतलब वो मूर्ख है, ठीक है। तुम्हारा हाथ कड़ा है यानी कि हार्ड है, ठीक है। तुम्हारा हाथ लोहा है, सॉरी, तो तुम्हारा हाथ लोहा यानी कि बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, बहुत कड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया, ठीक है, ये किसके बदले आया? लोहा के बदले। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिमालय मुकुट है। तो दोस्तों मुकुट, अगर मान लीजिए मैं किसी राजा को देखता हूँ, बादशाह को देखता हूँ, तो दोस्तों वो जो मुकुट होता है वो कहाँ होता है? सर पे होता है, ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है, मुकुट का मतलब हुआ सबसे ऊंचा। तो यहाँ पर अपने अर्थ का समान गुण का बोध कराने वाले शब्द को, तो यहाँ पर उल्लू, तो इसको मैंने मूर्ख लिख दिया क्योंकि शब्द में प्रयोग ही इसका ऐसा किया गया है, सॉरी वाक्य में। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाक्य में लोहा का प्रयोग किया गया, तो जिससे पता चल रहा है कि ये काफी हार्ड है, सख्त है, कड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर मुकुट का जो इस्तेमाल किया गया, तो ये सबसे ऊंचा का यहाँ पर बोध करा रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसका अर्थ लिख लिया। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं तीसरे व्यंजक के बारे में, ठीक है। तो आखिरकार व्यंजक शब्द क्या होता है? तो संकेत से अर्थ बताने वाले शब्द को व्यंजक कहते हैं, ठीक है। व्यंजक का जो शब्द शक्ति होता है वो व्यंजना होता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर जो व्यंजना, जो व्यंजक जो शब्द है, ये मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा कि भाई शब्दों को छोड़ो भावनाओं को देखो। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि यहाँ पर हम लोग, इसका जो मकसद होता है वो भाव, उद्देश्य या तात्पर्य होता है, ना कि शब्द का अर्थ बताना होता है। जैसे कि मैं आपको अगर कहूँ, ये यहाँ पर अगर मैं किसी, अगर मान लो मैं बड़ा हूँ और मेरे एक छोटे बच्चे हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि संध्या हो गई, तो वो बच्चा क्या समझेगा? वो बच्चा ये समझेगा कि मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पिताजी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए बैठ जाइए, ठीक है। लेकिन अगर संध्या हो गई, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठने से पहले अगर मेरा बच्चा खेल रहा है तो मैं उसको बस इतना कहूंगा कि बेटा संध्या हो गई, शाम हो गई, तो वो क्या समझेगा कि अब खेलना मुझे बंद करना होगा, यानी कि खेलना बंद करके मुझे पढ़ाई करनी होगी। उसी तरीके से मान लो मैं
अपने घर गया, ठीक है, संध्या हो गई, मैंने अपने पत्नी से कहा कि भाई संध्या हो गई, तो वो क्या बोलेगी, वो तो पढ़ने नहीं बैठेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि वो दिया बत्ती, इसका मतलब हुआ कि दिया बत्ती जला दो, संध्या हो गई है, ठीक है। खैर अब तो दिया बत्ती का जमाना नहीं है, लेकिन इमरजेंसी लाइट वगैरह कुछ भी, मतलब लाइट जलाने के तात्पर्य से, किसके उद्देश्य से यहाँ पर कहा जा रहा है, ना कि यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से संध्या हो गई, अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो संध्या हो गई तो भाई उसका टाइम खत्म हो गया, तो उसको हम लोग सिंपली ये ना कह करके अब काम करना छोड़ दो, हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि अब संध्या हो गई। तो इसीलिए ऐसे जो शब्दों का, ऐसे वाक्यों का जो प्रयोग होता है वो किसी भाव, उद्देश्य या तात्पर्य के लिए होता है, ठीक है, ना कि शब्द का अर्थ बताने के लिए। तो यहाँ पर मैंने शब्द का अर्थ बताने के लिए ये संध्या हो गई नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पर कोई भाव था, कोई उद्देश्य था, किसी तात्पर्य से मैंने ऐसा कहा कि भाई संध्या हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शब्द शक्ति के आधार पर वाचक, लक्षक और व्यंजक जो है वो समझ आ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो याद करने वाली चीज है वो है व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो वाचक शब्द की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, तो वो है अभिधा। उसी तरीके से लक्षक का हो जाता है लक्षणा और व्यंजक का हो जाता है व्यंजना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार, यानी कि विकारी और विकारी शब्द के बारे में। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर रूपांतर के आधार पर शब्द के दो प्रकार को, ठीक है। तो यहाँ पर दो रूपांतर के आधार पर, रूपांतर यानी कि दोस्तों हम लोग इसको चेंजिंग कर सकते हैं। तो एक जो शब्द होता है वो होता है विकारी, तो एक होता है अविकारी। दोस्तों विकारी का मतलब होता है यहाँ पर चेंज करना, यानी कि बदलाव, ठीक है। तो ये बदलाव वाला शब्द हो गया और उसमें हम लोग कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो विकारी, तो चलिए जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार यानी कि बदलाव होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विकार से शब्दों के रूप में अंतर आता है, ठीक है। विकारी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विकारी क्या होता है कि जिसमें काल, लिंग, वचन के कारण चेंजिंग आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये घोड़ा है, तो घोड़ा में यहाँ पर लिंग की वजह से घोड़ी हो गया, यहाँ पर चेंजिंग आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर घोड़ियों, दोस्तों यहाँ पर घोड़ियां जो हो गए यानी कि ढेर सारे घोड़े हो गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक वचन से ये बहुवचन हो गया। तो देखिए वचन के कारण, लिंग के कारण यहाँ पर जो है यहाँ पर शब्द में विकार आ रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर जो शब्द जो है प्रभावित हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सर्वनाम में, तो ये मैं, मुझ, मुझे, मेरा, मेरी, यहाँ पर देखिए लिंग के वजह से ये जो मेरी शब्द आ गया, ये लड़कियों के लिए यूज होता है। उसी तरीके से मुझे, ये मतलब है किसी को आदर देने के लिए, बड़े हैं अगर उसके लिए हो गया, सिंगल है उसके लिए हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वनाम में भी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण यहाँ पर चेंजिंग आता है, बदलाव आता है। उसी तरीके से विशेषण में भी यहाँ पर लिंग, वचन, काल आदि की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर बदलाव होती है। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरा घर अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपने बाइक की बात करूं तो मैं कहूंगा मेरी बाइक अच्छी है, क्योंकि जो बाइक जो शब्द है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर अच्छी का यूज होगा, ठीक है। मेरे अंकल अच्छे हैं, ठीक है, मेरे चाचा जी अच्छे हैं, तो यहाँ पर उनको आदर देने के लिए यहाँ पर अच्छे का इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से क्रिया में भी, काम में भी यहाँ पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण यहाँ पर जो शब्द है वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है तो सीता पढ़ती है, वे लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वचन के हिसाब से ये पढ़ते आ गया, बहुवचन था इसीलिए। उसी तरीके से अगर ये पुरुष क्या कहते हैं पुल्लिंग अगर रहेगा तो पढ़ता, स्त्रीलिंग रहेगा तो ये पढ़ती, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूपांतर के आधार पर शब्द के जो 2 प्रकार थे विकारी, यहाँ पर लोग समझ गए कि जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। उसके अलावा चलिए हम लोग जान लेते हैं अविकारी। तो जिन शब्दों में कोई विकार नहीं आता अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के, दोस्तों इन दोनों में यही रिलेशनशिप है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। और विकारी का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा अविकारी। तो चलिए अब जान लेते हैं जिन शब्दों में कोई विकार नहीं आता अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी को हम लोग अवयव कहते हैं। दोस्तों ये जानने वाली चीज है कि विकारी को ही हम लोग, यानी कि विकारी का पर्यायवाची शब्द हो गया अवयव, ठीक है, या इसको अवयव के नाम से भी जानते हैं। इसके भी दोस्तों विकारी के तरह ही 4 प्रकार है, ठीक है। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधन, विस्मयादि बोधन। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं, ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें काल, वचन, कारक, लिंग वगैरह के वजह से कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आती। जैसे कि मैं यहाँ पर वर्ड यूज करता हूँ, शब्द यूज करता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। जो अब ये जो वर्ड है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब मैं यूज करता हूँ एक वाक्य, जब मैं आऊंगा तो तुम चले जाना। जब को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ का क्या कोई स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, वचन होता है, बहुवचन कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। उसी तरीके से संबंध बोधन में के भीतर, के बाहर, अगर ये जो वर्ड है यहाँ पर इसको स्त्रीलिंग,
पुलिंग करके भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कारक काल के आदि कारण भी हम लोग इसको चेंजिंग नहीं कर सकते। उसी तरह जो विस्मयादि बोधक जो यहाँ पर जो शब्द है जैसे कि या, ठीक है, अरे, ये हम लोग जो क्या कहते हैं मतलब हम लोग आश्चर्यजनक मतलब होकर ये कह देते हैं, जैसे आहा मतलब किसी को और चोट लगती है तो हम लोग कह देते हैं। ये देखिए विस्मयादि बोधन का यहाँ पर ये जो साइन है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इनमें किसी भी तरह से चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और चेंजिंग आने वाली है वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो ये हो गया विकारी शब्द। उसके अलावा जो यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधन और समुच्चय बोधन यहाँ पर विस्मयादि बोधक के अच्छे एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब मैं कह सकता हूँ कि रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द को मिलाकर जो शब्द के जो प्रकार हुए वो यहाँ पर 8 प्रकार के हो गए। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधन, संबंध बोधन, विस्मयादि बोधन, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि आखिरकार विशेषण क्या होती है, क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। अब उसके बाद आप मुझे अगर कमेंट करके कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, विशेषण और क्रिया पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हिंदी साहित्य को। और ऐसा ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करते रहिए और हमारे वीडियो सीरीज़ को ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।